दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज से हम एग्रीकल्चर डीएचओ के लिए मेंस के पेपर हेतु कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं जो आईएएस में पूछे गए थे। तो जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनके लिए यह महत्वपूर्ण है प्रश्न। और तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एकीकृत कृषि प्रणाली किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है। तो ये आईएएस में आया था 2009 में। तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर एकीकृत कृषि प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें फसलों उत्पादन के साथ साथ पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, मधुमक्खी पालन हुआ, फल फूल और सब्जी उत्पादन या वानिकी आदि को भी कृषि के साथ एकीकृत किया जाता है। ये सभी एक दूसरे के पूरक के रूप में अपनाए जाते हैं। इनके अवशिष्टों का पुनर्चक्रण कर संसाधनों या उन इनपुट के रूप में अपनाया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होते हैं। वस्तुतः एकीकृत कृषि प्रणाली एक स्वपोषित प्रणाली है। इसमें अवशेषों के चक्रीय तथा जल एवं पोषक तत्वों आदि का निरंतर प्रवाह होता रहता है, जिसमें कृषि लागत में कमी आती है तथा कृषक की आमदनी में वृद्धि के साथ साथ उसको रोजगार प्राप्त होता है। एकीकृत प्रणाली कृषि उत्पादन को संधारित करने में अधोलिखित सीमा तक सहायक है तथा नंबर 1 टॉपिक में इसमें है यह जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देकर कृषि के उत्पादन में वृद्धि करता है, साथ ही साथ फसलों को लागत प्रभावी भी बनाता है, मतलब कि लागत कम इसमें लगती है। दूसरा है इस प्रणाली में धनोपार्जन की निरंतरता बनी रहती है क्योंकि सह उत्पादों के साथ साथ दुग्ध, अंडे, शहद इत्यादि के माध्यम से भी आय की प्राप्ति होती है। तीसरा, जमीन को आच्छादित अर्थात ढक कर रखना, पेड़ पौधों और बाग लगाना तथा खेतों की मेड़ों पर झाड़ियाँ उगाना आदि ताप प्रबंधक में सहायक होता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार की फसल प्रणालियों और अन्य पौधे उगाकर संपूर्ण वर्ष भर जमीन को हरा भरा बनाया जा सकता है। उक्त प्रणाली के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और तथा सौर ऊर्जा, बायोगैस और पर्यावरण की दृष्टि के अनुकूल यंत्रों एवं उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाकर किसान अपने खेतों में संग्रहित जल से फसल आच्छादन बढ़ा सकते हैं तथा पर्यावरण को सुरक्षित भी रख सकते हैं। अब आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन है जल प्रतिबलित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना के प्रभाव को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। ये भी 2019 में आया था। तो जल प्रतिबलित क्षेत्र का आशय उन क्षेत्रों से है जहाँ जल का अभाव होता है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ से ही सूखाग्रस्त मरुभूमि क्षेत्रों के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाते रहे हैं। जैसे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में लागू हुआ। उसके बाद मरुभूमि विकास कार्यक्रम ये 1977-78 में, और बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो हुआ 1985। हनुमंतराव कमेटी की सिफारिशों पर इन कार्यक्रमों को एकीकृत कर 1995-96 से वाटरशेड विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। 2009-10 में इसके संचालन संबंधित दिशा निर्देशों को पुनः संयोजित कर समेकित वाटरशेड कार्यक्रम संचालित हो रहा है। 2015-16 से नीरांचल परियोजना, जो कि विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रभावित क्रियान्वयन में मददगार है।
नीलांचल परियोजना देश के 9 सूखाग्रस्त प्रभावित राज्यों पर फोकस करती है, मतलब कि 9 राज्यों पे ये है। वस्तुतः वाटरशेड कार्यक्रम वर्षा जल के संचयन संबंधी कार्यक्रम है। भारत अभी भी कृषि मानसून पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ 60% कृषि भूमि वर्षा जल पर आश्रित है। वर्षा जल का समुचित प्रबंध से इस जल का उपयोग फसलोत्पादन में, कृषि के विविधीकरण में, कृषि भूमि के नमी को बनाए रखने में तथा भूमिगत जल की वृद्धि आदि में प्रभावित तरीके से किया जा सकता है। साथ ही इन क्षेत्रों में भूमि कटाव तथा वन क्षरण को भी रोकने में मदद मिल सकती है। जैसा कि लोकोक्ति के अनुसार जल ही जीवन है, अर्थात मानव सहित सभी जीव जंतु जल पर ही निर्भर है। इसका संचयन न केवल खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी बनाएगा, बल्कि फसलोत्पादन की वृद्धि में भी सहायक होगा। पेड़ पौधे पर्यावरणीय अवक्षरण से हमारी रक्षा कर सकेंगे। इन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। फसलोत्पादन, पशुपालन, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक आदि क्षेत्र में नए रोजगार का सृजन हो सकेगा, जो गरीबी को दूर करने, किसानों को वर्ष भर कार्य उपलब्ध कराने और समावेशी विकास में सहायक सिद्ध होगा। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट भी करिए। अगर अच्छा लगे तो दूसरा भी बनेगा इसके बाद। तो धन्यवाद।